छोटी सी उम्र में कुछ लोग बड़े बड़े तजर्बों मरहलों से गुजरते हैं और अपनी उम्र से बड़े हो जाते हैं। मेरा शुमार भी उन लोगों में होता है। मेरी उम्र महज 18 साल थी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं 55 साल बस ड्राइवर के बच्चों की मां बन गई थी। मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल तरीन थी। इसके बावजूद भी मैंने गलत रास्ता ही चुना था। मैं जानती थी जो मैं करने वाली हूँ वो बहुत गलत है। मेरी माँ ने मुझे बहुत भरोसे और मान के साथ एक फैक्ट्री में नौकरी दिलाई थी। शुरुआत के दिनों में मुझे बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि मैंने कभी भी पहले जॉब नहीं की थी। मेरा बाप और भाई काफ़ी सख्त मिजाज इंसान थे। इन लोगों को जब ये बात मालूम हुई थी कि मैं जॉब कर रही हूँ, तो वो लोग बहुत गुस्सा हुए थे और मेरी माँ को मेरे बाप ने मारा भी था और इनको बाज रहने के लिए कहा था कि मुझे नौकरी पर ना भेजा जाए। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं नौकरी करके ही दम लूंगी, क्योंकि हमारे घर के वसाइल इतने अच्छे नहीं थे कि मैं अगर नौकरी ना करती तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब से मैं नौकरी करने लगी थी, अपनी छोटी-मोटी ज़रूरियात मैं आराम से पूरी कर लेती थी और अपनी अम्मा की दवाइयों का खर्चा भी मैं आराम से उठा लेती थी। लेकिन ये बात मेरे अब्बा और मेरे भाई बिल्कुल भी नहीं समझते थे। उनकी बेवजह की अना और गैरत मेरी ज़िंदगी तंग कर रही थी। बाज़ औक़ात तो ऐसा दिल चाहता था कि मैं अपने घर से ही भाग जाऊँ, लेकिन ये करने की मुझ में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अगर मैं घर से भाग जाती तो हमारे गाँव वाले मुझे दरख्त के साथ बाँध कर संसार कर देते। हमारे गाँव के निज़ाम बहुत सख्त थे। यहाँ पर औरत को पैर की जूती माना जाता था। कोई औरत अगर अपने घर से भाग जाए या फिर किसी भी मर्द के साथ प्यार मोहब्बत कर ले, तो इस औरत की ज़िंदगी बदतर से बदतरीन कर दी जाती थी। ऐसा ही मेरी खाला के साथ किया गया था। उन्होंने अपनी पसंद के मुताबिक एक लड़के को अपने लिए मुंतखब किया था। उनकी माँ की तो कोई मसला नहीं था, वो ये शादी करने के लिए रजामंद हो गई थी। लेकिन बाप भाइयों की बेवजह की अना और गैरत ने मेरी खाला को जीते जी मार दिया था। इन लोगों ने इस लड़के को बीच चौराहे में 2 गोलियां मारी थी, जबकि खाला को भी दरख्त के साथ बांधकर संसार कर दिया गया था। न जाने ये लोग कौन थे जो खुद को ज़मीनी खुदा समझ बैठे थे। किसी ने भी मेरी खाला के लिए आवाज़ नहीं उठाई थी। मेरी अम्मा की माँ, सब लोग रोते रह गए थे। लेकिन मेरे मामू और मेरे नाना लोगों ने बिल्कुल भी रहम नहीं खाया था। मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं आज़ाद ख़याल लड़की थी, अपनी मर्ज़ी से मैं जीना चाहती थी, लेकिन भाई और बाप की बेवजह की रोक-टोक और इनकी सख्ती ने मुझे ये सब कुछ करने से रोक दिया था। लेकिन खुदा का शुक्र था कि मेरी माँ हमेशा मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी रहती थी। हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हो चुके थे। अब्बा को कारोबार में बहुत नुकसान हो गया था, जिसकी वजह से वो बीमार रहने लगे थे। भाई आवारागर्दियों में ही वक्त गुजार देता था। कभी वहाँ बैठ गया तो कभी कहीं और बैठ गया। आवारा दोस्तों के साथ सारा सारा दिन गाँव में मटर गश्ती करता रहता था। ऐसे में घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। अम्मा कभी किसी से उधार लेकर दोपहर का खाना बना लेती, तो कभी किसी से उधार लेकर रात की हांडी बनाती थी। मैं ये सब चीज़ें देखकर बहुत परेशान होती थी कि हम लोग आगे की ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। इसीलिए मेरी माँ ने और मैंने एक यही तरीका सोचा कि मैं नौकरी कर लेती हूँ, ताकि घर के हालात कुछ बेहतर हो जाएँ। अम्मा ने अपनी एक दोस्त के ज़रिए मेरी नौकरी लगवा दी थी। पहले दिन तो मैं बहुत सुकून से नौकरी पर गई थी, लेकिन अगले रोज़ ही मेरे बाप और भाई को मेरी नौकरी के बारे में पता चल गया था और इसके बाद उन्होंने बहुत शोर मचाया था और कहा कि मैं किसी भी तौर पर घर की दहलीज पार नहीं करूंगी। मैं नौकरी पर नहीं जा सकती, क्योंकि हमारे खानदान में औरतें बाहर जाकर कमाती नहीं हैं। पहली बार अम्मा मेरी खातिर अब्बा के सामने डट गई थी और गुस्से से फुंकारी थी, ना तुमसे कुछ हो रहा है, ना तुम्हारा ये आवारा बेटा कुछ कर रहा है। ऐसे में अगर हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो हम चारों लोग फाकों से ही मर जाएंगे। कब तक लोगों से उधार की जिंदगी लेकर गुजारेंगे? एक वक्त तो ऐसा आएगा ना जब हमें ही कोई उधार नहीं देगा। मेरी माँ की बात दुरुस्त थी। मेरे अब्बा इसके बावजूद भी नहीं समझे थे और गुस्से में आकर मेरी माँ को पीटना शुरू कर दिया था। लेकिन खुदा का लाख लाख शुक्र था कि इस वक्त मेरे भाई की गैरत जाग गई थी और उसने मेरे बाप को मेरी माँ से दूर कर दिया था। मेरे अब्बा ने मुझे 4-5 दिन तक नौकरी पर जाने नहीं दिया था, लेकिन जब उसको भी महसूस हो गया कि घर के हालात बहुत सख्त हो गए हैं, तब उसने मुझे दिल के साथ मुझे इजाज़त दे दी थी। मैं बस के ज़रिए फैक्ट्री जाती थी। मेरी फैक्ट्री मेरे घर से बहुत दूर थी, इसलिए मुझे बस से जाना पड़ता था। मेरे साथ कुछ और लड़कियां भी थीं, खास करके मेरी अम्मा की दोस्त की बेटी भी मौजूद होती थी। इसीलिए मेरी माँ को मेरी तरफ से कोई फिक्र नहीं होती थी। वैसे भी मैं बहुत बहादुर किस्म की लड़की थी, इसीलिए भी मेरी माँ काफ़ी बेफिक्र से रहती थी। पहले दिन ही मुझे बस में बैठने के बाद अपने वजूद पर किसी की आंखों की तपश महसूस हो रही थी। मैं घबरा गई। मैंने 1-2 बार नजरें घुमाकर इन आंखों को तलाशना चाहा, लेकिन मुझे कोई भी नजर नहीं आया था। फिर मैं अपना वहम समझकर सर झटक वापस बस से बाहर देखने लगी। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि हमारी फैक्ट्री आ चुकी थी। हम दोनों बस से उतरकर फैक्ट्री में चली गई थी। रात में हम लोग इसी बस के जरिए वापसी भी करते थे। ये हमारा रोज का मामूल हो गया था। हमें फैक्ट्री जाते तकरीबन 15 दिन हो चुके थे। वहाँ का काम इतना सख्त नहीं था, नॉर्मल सा काम था। मैं और मेरी दोस्त आराम से कर लेते थे। अभी मुझे बस में बैठे हुए तकरीबन 10 मिनट ही हुए थे कि लड़कियां आना शुरू हो चुकी थी। मैं और मेरी दोस्त आरामदेह तरीके से सीट से टेक लगाकर बैठे हुए थे कि मेरी आंखें बेसाख्ता उठी थीं और शीशे पर पड़ी थीं। हमारा बस ड्राइवर मुझे टिकटकी बांधे देख रहा था। उस बस ड्राइवर की उम्र 55 साल थी। वो आदमी पठान था। रंगत सुर्ख सफ़ेद थी, जबकि आंखें बड़ी बड़ी थी।
चेहरे पर काले रंग की दाढ़ी मौजूद थी और आंखों में काजल लगाए वो आदमी काफी पुरकशिश था। मैंने इसकी आंखों में एक पल को देखा और नजर घुमा ली। मैं एक बार फिर बाहर देखने में मगन हो चुकी थी, लेकिन मुझे मुसलसल अपने वजूद पर किसी की आंखों की तपश महसूस हो रही थी। अचानक ही मैंने नजरें उठाकर एक बार फिर शीशे में देखा तो वो बस ड्राइवर मुझे ही देख रहा था। ये चीज मुझे काफी नागवार गुजरी थी। मैंने फौरन ही इस बस ड्राइवर को आंखें दिखाई ताकि वो अपनी नजरें मुझ पर से हटा ले, लेकिन वो बेशर्मों की तरह मुझे मुसलसल देखे जा रहा था। मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था, इसीलिए मैं अपनी जगह से खड़ी हुई और कदरे कोने वाली सीट पर जाकर बैठ गई। मेरे साथ बैठी हुई मेरी दोस्त नीलम ने चौंक कर मेरे इस अमल को देखा था और वो भी थोड़ी देर बाद अपनी जगह से खड़ी होकर मेरे पास आ गई थी और सवालिया निगाहों से मुझे देखते हुए कहने लगी, सोनिया तुम यहाँ क्यों आ गई हो? आगे हम लोग सुकून से उतर भी सकते हैं और हवा भी बहुत अच्छी आ रही है। सब खैरियत तो है ना? मैंने नीलम की जानब एक दफा देखा था और खामोशी से सर सीट से लगाकर आंखें मूंद ली थी। इसका मतलब साफ था कि मैं अभी फिलहाल कोई बातचीत करना नहीं चाहती हूँ। मैं हमेशा हर चीज के अंदर मुहतात रहती थी, क्योंकि कोई भी किसी भी वक्त बदल जाए इस बात का किसी को भी इल्म नहीं होता। दोस्त बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन इंसान को कभी कभी किसी इंसान पर भी इतना भरोसा नहीं करना चाहिए कि अपने जाती मामलात किसी गैर इंसान से बोलना शुरू कर दे। मैं हमेशा ही अपने हॉल में रहने वाली लड़की थी। ज्यादा से ज्यादा मैं अपनी बातें अपनी अम्मा को बताती थी। इसके अलावा मैं अपनी बातें किसी से भी शेयर करना पसंद नहीं करती थी। थोड़ी देर ही बस चली होगी कि हमारा घर आ गया था और मैं नीलम के हमरा बस से उतर गई थी। रास्ते भर भी नीलम मुझसे यही सवाल पूछती रही थी, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। घर के पास आकर उसने एक बार फिर जब मुझसे दोबारा यही सवाल पूछा तो मैं यकदम ही गुस्सा हो गई, जिसकी वजह से वो खामोश हो गई थी। मैं घर में दाखिल हुई तो अम्मा किचन में रोटियां बना रही थी, जबकि अब्बा चारपाई पर बैठा सिगरेट पी रहा था। मुझे देखते ही मेरी माँ ने मोहब्बत का इजहार किया, जबकि मेरे बाप ने नफरत से रुख फेर लिया था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था। ये सब कुछ मैं बचपन से देखती हुई आ रही थी। अब्बा हम लोगों से बेइंतहा नफरत करते थे। इन्हें औरत जात पसंद नहीं थी। वो रात मेरे लिए काफी अजीब सी थी। मुसलसल मेरी आंखों के सामने इस ड्राइवर की वो अजीब सी निगाहें आ रही थी। जैसे तैसे करके रात गुजर ही गई थी और एक बार फिर मैं बस में बैठकर फैक्ट्री की तरफ रवाना हो चुकी थी। आज भी वो बस ड्राइवर मुझे मुसलसल टिकटिकी बांधे देख रहा था। ये सब कुछ मेरे लिए नाकाबिले कबूल था, लेकिन मैं काफी जब्त के साथ बैठी हुई थी। वक्त अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजरता जा रहा था और मेरी पहली सैलरी आ गई थी। हमारे घर के वसाइल अब कुछ बेहतर हो गए थे। हमारे घर में पहले खाने को नहीं होता था, लेकिन अब हम 2 वक्त की रोटी काफी आराम से खा लेते थे। जबकि इस दौरानिया में वो आदमी मुसलसल मुझे शीशे में ही देखता रहता था। एक बात जो मैंने महसूस की थी, वो किसी और लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखता था। इसकी तवज्जो का मरकज सिर्फ मेरी जात थी और अंदर कहीं ये बात मुझे इसकी तरफ खींच रही थी, क्योंकि हर इंसान को चाहे जाना अच्छा लगता है और मैंने अपने घर के मर्दों को हर वक्त सिर्फ औरतों पर चीखते चिल्लाते और मारते ही देखा था। वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे उसका ये अमल काफी पसंद आने लगा था। अगर वो मुझे नहीं देख रहा होता था तो मैं इसको देखती रहती थी। लाशऊरी तौर पर मैं इसको पसंद करने लगी थी और मैंने अपने जज्बात दिल में ही दबाकर रखे हुए थे। एक रोज अम्मा से दुआएं लेकर मैं फैक्ट्री के लिए जाने लगी तो नीलम को लेना मैंने जरूरी समझा, क्योंकि वो भी मुझे मेरे घर से लेकर बस स्टॉप तक जाती थी। वो लड़की काफ़ी अच्छी थी, मेरा हमेशा ख्याल रखती थी। कैंटीन से भी बाज़-औक़ात मुझे चीज़ें लाकर अपने पैसों की दे देती थी। मैं जब पैसे देने लगती तो लेती नहीं थी। वो मेरे घर के हालात से वाकिफ़ थी, इसलिए वो ढके छुपे अंदाज में मेरी मदद करती रहती थी। लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपनी कोई भी बात नीलम को नहीं बताती थी, क्योंकि मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि मैं गैरों से अपने घर के मसाइल बैठकर डिस्कस करूं। मैं नीलम के घर पहुंची तो इसकी माँ ने कहा कि आज नीलम की तबीयत थोड़ी नासाज है, इसीलिए वो आज फैक्ट्री नहीं जाएगी। ये सुनकर मुझे भी फिक्र लाहक हुई और मैंने खाला की जानिब देखते हुए कहा, मैं नीलम से मिलना चाहती हूँ। एक दफ़ा इसकी खैरियत मालूम करके मैं फैक्ट्री के लिए निकल जाऊंगी। खाला ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, बेटा वो अभी फ़िलहाल सो रही है। अभी अभी मैंने इसको दवा दी है, इसको ऐसे जगाना ठीक नहीं है। तुम रात में इससे मुलाकात कर लेना। मुझे उनकी बात ठीक लगी। एक बीमार शख्स को नींद बहुत मुश्किल से आती है। मैंने फ़ौरन इनकी तायद में सर हिलाया और वहाँ से लौट गई। मैं सीधा बस स्टॉप आई थी। आज मैं अकेली थी, इसलिए मैं बस ड्राइवर के बराबर वाली सीट में खामोशी से जाकर बैठ गई थी, जबकि मेरे इस अमल पर बस ड्राइवर की आंखें चमक उठी थी। आज लड़कियां काफ़ी कम थीं, मुसाफिर भी बहुत कम थे। सब लोग पिछली सीटों पर बैठे हुए थे, जबकि आगे वाली सीट पर सिर्फ मैं ही मौजूद थी। बस ड्राइवर ने एक नज़र मुझे देखा और कहने लगा, ज़हे नसीब, आज तो आपका दीदार इतना पास से हो गया, नहीं तो हर रोज़ मुझे इस शीशे की मदद लेनी पड़ती थी। वैसे तो वो बस ड्राइवर खालिस पठान था, लेकिन उसका तर्ज़े गुफ्तगू काफ़ी खूबसूरत था। उसकी उर्दू बहुत बेहतरीन थी। मैंने एक नज़र उसको देखा और कहने लगी, आज मेरा भी दिल तुम्हें पास से देखने का था, इसीलिए तुम्हारे करीब बैठ गई। अगर तुम्हें कोई मसला है तो मैं पीछे जाकर बैठ जाती हूँ। मेरे ये कहने की देर थी कि उसने फौरन ही सर नफी में हिलाया और कहने लगा, अरे नहीं नहीं, तुम तो बुरा ही मान गई। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो अपनी खुशी का इजहार तुम्हारे सामने कर रहा हूँ। मैं उसकी बात सुनकर धीमा सा मुस्कुराई। वो कोई और बात करता, इससे पहले ही बस में मुसाफिर चढ़ना शुरू हो चुके थे, इसलिए मजबूरन मुझे वहाँ से उठकर एक तरफ को होना पड़ा। लेकिन आज मेरे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी।
मैं खुद नहीं जानती थी कि मुझे क्या हो रहा है। मैं इस बात को बिल्कुल ही फरामोश कर चुकी थी कि वो बस ड्राइवर 55 साल का है, जबकि मैं सिर्फ 18 साल की हूँ। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान की बदकिस्मती का दरवाज़ा खुलता है, तो इसको बंद करने की कोई भी कितनी कोशिश क्यों ना कर ले, जब तक अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म नहीं होता, वो दरवाज़ा बंद नहीं होता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। वक्त अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजरता जा रहा था और हमारी वाबस्तगियाँ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी थी। मुझ में बिल्कुल भी शर्मो हया अब बाकी नहीं रही थी। इस बस ड्राइवर ने अपना नंबर भी मुझे दे दिया था और खामोशी से मुझे छोटा सा मोबाइल भी दिया था, जिससे मैं मुसलसल इसके राब्ते में रहती थी। वो वक्त से पहले ही मुझे लेने के लिए मेरी फैक्ट्री के पास आ जाता और वक्त से पहले ही बस स्टॉप पर खड़ा होकर मेरा इंतजार करता था। जब तक मैं नहीं आ जाती थी, वो गाड़ी स्टार्ट नहीं करता था। उसका ये रोज का मामूल बन चुका था। पहले जो मैं खौफ से जल्दी जल्दी बस स्टॉप पर पहुंचती थी कहीं बस ना निकल जाए, अब मैं बिल्कुल आराम से तैयार होकर बस तक पहुंचती थी, क्योंकि मुझे मालूम होता था कि मेरे लिए पहले ही गाड़ी रुकी हुई होगी। हम दोनों रात के आखिरी पहर तक एक दूसरे से बातें करते रहते थे। अचानक ही एक रोज उसने मुझसे निकाह की पेशकश कर दी कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कब तक हम दोनों ऐसे ही रिश्ते में रहेंगे? मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ, तुम्हारी खूबसूरती में गुम होना चाहता हूँ। तुम्हें देख देख कर मेरे दिल में तुम्हें छूने की ख्वाहिश जागती है, लेकिन तुम जानती हो हम पठान हैं, हम कभी भी ना महरम को छूते नहीं हैं। इसीलिए मैं तुम्हें महरम बनाकर अपने साथ अपने घर ले जाना चाहते हैं। लेकिन मैं जानती थी कि मेरी अम्मा कभी भी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगी, मेरे अब्बा भी इस रिश्ते के लिए कभी भी रजामंद नहीं होंगे, क्योंकि इस बस ड्राइवर की उम्र 55 साल थी और मैं महज 18 साल की थी। मैं सारी चीज़ों को देख कर और समझ कर रही थी, और मुझे अपने खानदान और गांव के बारे में मालूम था कि अगर इस बात के बारे में किसी को भी इल्म हो जाता कि मैं किसी के साथ इश्क लड़ा रही हूँ, तो मुझे मेरी खाला की तरह ही संसार कर दिया जाता। इन सब चीज़ों की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और मैंने फ़ौरन ही इस ड्राइवर को इनकार कर दिया था कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहती हूँ, बस हम दोनों दोस्ती तक ही महदूद रहेंगे। लेकिन इसके इरादे कुछ और ही थे। एक रोज़ वापसी पर मेरे साथ नीलम मौजूद नहीं थी। अक्सर औकात वो छुट्टियां कर लेती थी। इसने पहले तमाम मुसाफिरों को उतारा और कुछ तो सवारी ली ही नहीं। मेरा घर बहुत पास था, गाड़ी में अब कोई भी मौजूद नहीं था। वो मुसलसल अजीब सी निगाहों से मुझे देखता जा रहा था। मुझे अब इसकी आंखों से खिफत महसूस हो रही थी। पहले जो ये सब मुझे अच्छा लगता था, जब से उसने निकाह की पेशकश रखी थी, अब ये सब कुछ मुझे बुरा लगने लगा था। मैं इन्हीं सब चीज़ों में उलझी हुई थी कि कब इसने मोड़ काटा, मुझे इल्म ही ना हुआ। वो मेरे घर से मुझे काफ़ी दूर ले आया था और इस बात के बारे में मुझे पता ही नहीं चला था। अचानक ही मेरी नज़र खिड़की से बाहर गई तो वो इलाका काफ़ी सुनसान लग रहा था। हर तरफ दरख्त ही दरख्त मौजूद थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग किसी उजाड़ जंगल में आ गए हों। मेरी सिटी गुम हो चुकी थी क्योंकि बस में कोई भी मौजूद नहीं था। मैं यकदम ही अपनी जगह से खड़ी हुई और घबराती हुई कहने लगी, तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए हो? ये मेरा इलाका नहीं है। मुझे मेरे घर जाना है। मेरी अम्मा इंतजार कर रही होंगी। मेरी बात सुनकर उसने बस को ब्रेक लगाया और अपनी जगह से खड़ा होकर पीछे की तरफ आने लगा। जैसे जैसे वो मेरी तरफ कदम बढ़ा रहा था, मेरी सांसें तेज हो रही थी। मैंने उसकी जानिब देखते हुए उसको रुकने के लिए कहा, लेकिन शायद आज वो रुकने के मूड में नहीं था। मेरे लाख कहने के बावजूद भी वो मुसलसल मेरे करीब आता जा रहा था। अब हम दोनों बस के आखिरी हिस्से पर मौजूद थे। मैं बस से उतरती इससे पहले ही उसने मेरी कलाई को जकड़ लिया था और मुझे आखिरी सीट पर फेंकते हुए बेसाख्ता मुझ पर झुकता चला गया था। मैं उसके नीचे से निकलने की बेहद कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने मुझे इस तरीके से काबू किया हुआ था कि ये मेरे लिए मुश्किल तरीन अमल बन गया था। इसके बावजूद भी मैंने अपनी कोशिशें जारी रखी हुई थी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे वजूद में गुम होता चला गया था। शायद मैं भी अब मज़ाहमत करते हुए थक चुकी थी। मैंने खुद के वजूद को ढीला छोड़ दिया और वो मेरे जिस्म पर ऐसे काबिज हुआ था जैसे ये इसकी ही मलकियत है। मैं काफ़ी देर तक इसके जुल्म बर्दाश्त करती रही थी। वो 55 साल का था, लेकिन मैं इसमें एक जान नौजवान 25 साल के लड़के जितनी थी। उसने मेरे पूरे जिस्म को हिलाकर रख दिया था। अचानक ही वो झटके से मुझसे दूर हुआ और भागकर आगे जाकर बैठ गया। मैं काफ़ी बुरी हालत में थी। मेरी हालत ऐसी हो रही थी कि जैसे मैं अभी मर जाऊंगी। मुझे संभलने के लिए तकरीबन 15 मिनट लगे थे। वो मुझे मेरे घर की तरफ ही लेकर जा रहा था। मैं हिम्मत करके अपनी जगह से खड़ी हुई और इस बस ड्राइवर के पास चली गई। उसने मुझे देखा तो फौरन ही नजरें चुरा गया। मैंने उस आदमी के कंधे पर हाथ रखा और मिन्नत करते हुए कहने लगी, तुम मुझसे शादी कर लो, क्योंकि जो काम तुम मेरे साथ कर चुके हो, इस गुनाह के साथ मैं सारी जिंदगी जी नहीं पाऊंगी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं तुम्हारी हौसला अफजाई करती और ना तुम मेरे साथ ये सब कुछ करते। मैं काफ़ी खुददार लड़की थी। हर एक पहलू को देखती थी। अगर पहले ही मैं इसको झिड़क देती या अपनी बस तब्दील कर लेती तो आज मेरे साथ ये सब कुछ ना होता। बस ड्राइवर ने अपनी बस एक झटके से रोकी थी और मेरी तरफ हैरान निगाहों से देखने लगा था। मैंने सर को हल्की सी जुम्बिश दी थी और कहने लगी, तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन मुझे मेरे गाँव मत छोड़ना, क्योंकि मेरे गाँव वाले बहुत जालिम हैं। अगर इन्हें इस बात के बारे में ज़रा भी इल्म हो गया तो वो मुझे कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं तुमसे दरख्वास्त कर रही हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो, मुझे कहीं दूर ले जाओ, जहाँ पर सिर्फ मैं और तुम हो और मेरा गांव और मेरे घर वाले मौजूद ना हों। काफ़ी देर तक वो बस ड्राइवर इस बारे में ही सोचता रहा था।
अचानक ही उसने बस घुमा ली थी। वो कहाँ जा रहा था, मुझे इस बात का इल्म नहीं था। वो मुल्तान से सीधा कोयटा की तरफ रवाना हुआ था। वहाँ जाकर उसने मुझसे अपने दोस्तों के हमरा निकाह किया था और इसके बाद अपने घर ले गया था। वहाँ जाते ही मेरे सर पर कयामत टूट चुकी थी, क्योंकि वो बस ड्राइवर पहले से ही 2 शादियाँ कर चुका था और मैं उसकी तीसरी बीवी थी। मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल में आ गई थी। शायद ये मेरी सज़ा थी। मेरी माँ ने मुझे बहुत मान और भरोसे के साथ काम पर भेजा था। मेरे लिए मेरे बाप के आगे खड़ी हो गई थी, लेकिन मैंने इसका मान और इसका भरोसा तोड़ दिया था और एक बस ड्राइवर के साथ आशिकी लड़ाने लग गई थी। और इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस बस ड्राइवर ने मेरे साथ वो सब कर लिया था, जिसके बारे में अगर कोई औरत सोचे तो इसकी रूह तक कांप जाए। कुछ अरसे बाद ही मैं हामिला हो गई थी और अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटे से नवाजा था। तकरीबन 1 साल बाद मैं फिर से हामिला हो गई थी और दूसरा भी मेरा बेटा ही पैदा हुआ था। मुझे इल्म नहीं था कि मेरे पीछे मेरे माँ बाप कैसे थे और क्या कर रहे थे, जबकि इस बस ड्राइवर ने मेरी ज़िंदगी अजीरन कर दी थी। जब जब वो मेरे करीब आता था, मुझे झंझोड़ कर रख देता था। वो बहुत जालिम था। ज़रा सी गलती पर जानवरों की तरह पीटता था। अपनी दोनों पहली बीवियों को भी उसने ऐसे ही रखा हुआ था, जैसे वो इसकी बीवी कम, इसकी रखेल ज्यादा हो। इस इंसान ने औरतों को अपनी पैर की जूती बनाया हुआ था, जबकि इन सब चीज़ों के बावजूद भी मैं सब्र और शुक्र के साथ इसके साथ ज़िंदगी गुजार रही थी और अपने किए कि अल्लाह ताला से हर वक्त तौबा करती रहती थी। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान बुरे अमाल करता है और तौबा भी नहीं करता तो अल्लाह ताला उसको सज़ा लाजमी देता है। एक रोज़ मेरे शौहर काम से घर वापस आ रहे थे कि अचानक ही इनकी बस का एक्सीडेंट हुआ था और इस एक्सीडेंट में उसकी एक टांग ज़ाया हो गई थी। ये खबर हम तीनों औरतों के लिए काफ़ी बुरी साबित हुई थी। जो भी था, जैसा भी था, हमारा वो शौहर था। हमारे घर का वाहिद कफील था, इसीलिए भी हम लोग काफ़ी परेशान हो गए थे। मेरे 2 बच्चे थे, जबकि बड़ी वाली बीवी के 3 बच्चे थे और इससे छोटी वाली के 2 बच्चे थे। इन बच्चों का क्या होता, हम लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अब सिर्फ और सिर्फ बिस्तर का ही होकर रह गए थे। बड़े वाली बीवी ही इसकी देखभाल करती थी। मुझे तो इस शख्स से शुरू से ही नफरत थी। मैं तो इसके करीब भी नहीं जाती थी। कुछ रोज़ बाद जब घर के हालात ख़राब होना शुरू हो गए, तो मैंने अल्लाह का नाम लेकर घर से कदम बाहर निकाल दिया था और नौकरी करना शुरू कर चुकी थी। पहले मैं अपने घर वालों के लिए कमा रही थी और इसके बाद अपने शौहर के ख़ानदान का पेट पालने के लिए कमाना शुरू कर चुकी थी। मेरी ज़िंदगी ऐसी ही हो गई थी। जो शख्स माँ बाप का मान और भरोसा तोड़ता है, वो कहीं का भी नहीं रहता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था।